तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कनक केमिस्ट्री ट्यूटोरियल। ओके, तो आज के वीडियो में क्या देखेंगे, थर्ड पार्ट। इसका थर्ड पार्ट 11th का थर्ड पार्ट। ओके, ऑलरेडी पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने ऑलरेडी डाल चुका है। ओके, इससे रिलेटेड वीडियो पहले आप लोग इसको देखिएगा, उसके बाद ही आप इसमें आना, नहीं तो क्या होगा, आपको जो वे है वो समझ में कुछ नहीं आने वाला फिर। ठीक है, बेसिक से स्टार्ट किया हूँ, बेसिक से पूरा बता रहा हूँ केमिस्ट्री क्या होता है, फिर उसमें कौन कौन से मतलब जो भी चीज़ें आई है इसके रूल्स उसको बताते गया हूँ। मतलब लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हो गया, नेचर ऑफ मैटर क्या होता है, ये सब चीज़ें ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर चुका है। तो आप इसमें पहले जाइए और इसको फॉलो कीजिए, उसके बाद आना इसमें। ठीक है, तो आज क्या देखेंगे, डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डॉल्टन ने कुछ एटॉमिक थ्योरी दिया था, उसके बारे में देखेंगे, और डिटेल एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में सेकंड चैप्टर में है, उसको देखेंगे। ओके, फिलहाल तो डॉल्टन ने कुछ एटॉमिक थ्योरी दिया था, उसको पहले देख लेते क्या चीज़ है ये। तो इन 1808 डॉल्टन पब्लिश्ड अ न्यू सिस्टम इन केमिकल फिलोसफी। ये मतलब इसने कुछ रिसर्च किया था, कुछ भी किया था, जिन्होंने स्टडी किया था, उसके बाद इसने क्या किया, इसके बेस पे जो स्टडी किया था वो ऑलरेडी ये पब्लिश्ड हुआ था किसी रिसर्च आर्टिकल में, जिसका क्या टाइटल था, अ न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलोसफी इन विच प्रपोज द फॉलोइंग। इसने कुछ स्टेटमेंट या कुछ कुछ चीज़ बताया था, स्टेटमेंट जो नीचे लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, तो एक स्टेटमेंट किसने दिया था, डॉल्टन ने दिया था सबसे पहली बार। ओके, तो मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल एटम्स। जो मैटर होता है ना, पूरा सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, गैस हो गया, ये इंडिविजुअल एटम को कंसिस्ट किया रहता है, मतलब इंडिविजुअल एटम से बना होता है, ये बोलना चाह रहा है ये। ओके, तो सेकंड पॉइंट क्या है इसका, ऑल द एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टी। जितने भी एलिमेंट इसमें होंगे वो आइडेंटिकल प्रॉपर्टी होगा, सेम प्रॉपर्टी शो करेगा, इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास, मास भी आइडेंटिकल होगा। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन मास। जो एक एटम होगा, मान लो एक टाइप का होगा, जैसे हाइड्रोजन होगा, तो उसकी प्रॉपर्टी भी सेम होगी, और यदि डिफरेंट टाइप का होगा तो उसकी प्रॉपर्टी भी डिफरेंट हो जाएगी, ये बोल रहा है ये। उसके बाद कंपाउंड आर फाउंड व्हेन द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंड इन ए फिक्स्ड वॉल्यूम या फिक्स्ड रेशियो बोल सकते हो। तो कंपाउंड कब बनेगा, कंपाउंड का फॉर्मेशन भी बताया यहाँ पे। कंपाउंड कब बनेगा, जब एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, जब डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे, एटम के डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन करेगा इन ए फिक्स रेशियो में, तब आपका कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा यहाँ पे, ये बोल रहा है आपका। ठीक है, अब उसके बाद चौथा स्टेटमेंट क्या है इसका, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम। यदि केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसमें जो एटम्स होते हैं वो रीअरेंज करते हैं अपने आप को, रीऑर्गेनाइज करते हैं अपने आप को। देयर आर नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय इन ए केमिकल रिएक्शन। ओके, ये लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन को, रूल को फॉलो करता है कभी भी। तो उसमें सबसे पहले देखते हैं एटॉमिक मास। देखो एकदम बेसिक से स्टार्ट है ये, और कुछ नहीं। इसको एक बार पढ़ लोगे भी तो आपको समझ में आ जाएगा कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताते जाऊँगा आप लोगों को। आप लोग उसमें टिक कर लीजिएगा और नोट्स बना लीजिएगा। ओके, एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास क्या होगा, एटॉमिक मास इज़ द मास ऑफ द एटम, ये उस समय बताया था। ओके, देखो अब न्यूट्रॉन आया, प्रोटॉन आया, ये तो बात की बात हुआ। ठीक है, जब उसको आगे देखेंगे सेकंड चैप्टर में, तो इसने ये इस समय वही बताया था, लेकिन उसको उस समय पता नहीं रहा होगा ना कि मतलब एटम में भी फर्दर डिवाइडेड होता है ये आपका न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ही रिस्पॉन्सिबल होता है एटॉमिक मास के लिए, ये उस समय नहीं था। इसने कुछ प्रपोज किया था स्टेटमेंट, तो ये अभी क्या होता है इसके बारे में हमको नहीं पता है, समझो फिलहाल तो। ओके, तो उस समय तो नहीं पता रहा होगा, तो इसने जस्ट अज्यूम किया था, या जो भी एक्सपेरिमेंट किया होगा उसके बेस पे इन्होंने कंक्लूड किया था इसको। तो एटॉमिक मास इज़ द मास ऑफ द एटम। एटॉमिक मास जो होता है वो एटॉम के मास की वजह से होता है, ये बताया था उसने। नाउ अडेज, ठीक है, ये वाला तो लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके नॉलेज के लिए मैं यहाँ लिख दिया हूँ। नाउ अडेज द सोफिस्टिकेटेड था, ये तो अभी अभी जो टेक्नोलॉजी जब डेवलपमेंट हुआ ना, तब ये अब लोग का टेक्निक्स आया, सोफिस्टिकेटेड टेक्निक। ठीक है, तो क्या बोलते हैं इसमें, मास स्पेक्ट्रोमेट्री। इसको भी मत लिखना, इसको स्पेक्ट्रोमेट्री होता है एक्चुअली में। ठीक है, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज टू डिटरमाइन द एटॉमिक मास ऑफ द एटम। यदि एटॉमिक मास निकालना होगा तो अभी तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आ चुके हैं। ओके, तो ये जस्ट ऐड कर दिया हूँ, ऐड ऑन कर दिया हूँ इसको, लेकिन पहले जब नहीं होता था, ठीक है, तब कैसे करते थे। बट इन 19th century atomic mass was determined by the calculating the mass of the atom related to the hydrogen by using stoichiometry। stoichiometry मतलब एक बैलेंस रे में किया जाता था ये चीज़ें। और अभी के समय में क्या हो गया, आपका एक इंस्ट्रूमेंट आ चुका है, जैसे मास स्पेक्ट्रोमेट्री होता है, इंस्ट्रूमेंट का नाम है ये। यदि इसमें क्या करते हैं ना, एटॉमिक मास आपको आइडेंटिफाई कर सकते हो इसमें, ये चीज़ होता है। ठीक है, ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, यदि एग्जाम में आए तो ये सब हिस्ट्री के बेस की बात कर रहा है कभी भी। ठीक है, इस टाइप से आपको नहीं पूछेगा ये, बस आपको पता होना चाहिए बस, और कुछ नहीं। इसलिए वन वे में इसको पढ़ लेना आप लोग। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट होगा मैं बताते जाऊंगा, आप लोग उसको अच्छे से करना।
जाके। तो अब इसका कुछ हिस्ट्री दिया हुआ है, देखो देखो, यदि बैकग्राउंड पता नहीं होगा ना तो हमको पता नहीं चलेगा कि एक्चुअल में इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ था, क्यों आया, ये सब बहुत सारे क्वेश्चन रह जाते दिमाग में। बस वही चीज़ करने के लिए बुक भी इसको समझाया अच्छे से, बुक में भी दिया गया है सब चीज़ें। तो वही एक बार आप थोड़ा सा पढ़ लेना इसको, तो आपको क्या हो जाएगा ना, क्लियर हो जाएगा। तो फिर यदि कोई पूछेगा कि केमिस्ट्री का यूज़ क्यों होता है, ये सब क्यों यूज़ करते हैं, तो यू एबल टू एक्सप्लेन दैट फिनोमेना, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए यदि आप कोई चीज़ को पढ़ रहे हो तो इन 1903 जॉन डाल्टन डिटरमाइन द एटॉमिक मास। तो इसने सबसे पहली बार जॉन डाल्टन ने बताया था एटॉमिक मास के बारे में। तो एटॉमिक मास वाज ओरिजिनली डिफाइंड एज रिलेटेड टू दैट द लाइटेस्ट एलिमेंट हाइड्रोजन टेकन एज S1, ठीक है। यदि निकालना हो तो हाइड्रोजन को कंपेरेटिवली करके निकाला जाता था पहले, ठीक है। लाइक ऑक्सीजन वाज टेकन एज ए बेस एज इट एटॉमिक मास वाज 16। ऑल द ऑब्जर्वेशन वे आर बेस्ड ऑन द स्टाइक्योमेट्री। जितने भी ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं सब स्टाइक्योमेट्री के बेस पे कर रहे हैं। रिएक्शन का जो केमिकल कॉम्बिनेशन होता है, केमिकल इक्वेशन, उसी के बेस पे इसको किया जा रहा है। तो केमिस्ट पिक्ड द नेचुरली अकरिंग ऑक्सीजन विच इज़ मिक्सचर ऑफ आइसोटोप। आइसोटोप क्या होता है मैंने ऑलरेडी पहले की वीडियो में बता चुका है, अभी भी बता देता हूँ। तो आइसोटोप क्या होगा आपका, सेम एटॉमिक नंबर, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर सेम होगा बट डिफरेंट इन एटॉमिक मास। एटॉमिक मास इसमें क्या होगा, डिफरेंट होता है, याद रखना इसको, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो सबके अलग अलग आइसोटोप मिलते हैं आपको। तो ऑक्सीजन के भी आइसोटोप्स होते हैं इसमें। ऑक्सीजन का आइसोटोप है ऑक्सीजन 16 होगा जो एक्चुअल होता है, ठीक है। ऑक्सीजन 17 और ऑक्सीजन 18, तो इसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, 16। ये होता है इसका एवरेज एटॉमिक मास, इसको मैं बताऊंगा आगे में, ओके। जो ये कैसे निकाले आप लोग आइसोटोप्स, इसको पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है, जो आगे बताऊंगा मैं भी। तो फिजिस्ट पिक अप द कार्बन 12 एज अ बेस कार्बन। यदि मान लो कार्बन का एटॉमिक मास निकालना है तो कार्बन के बेस मान लिया है। ऑक्सीजन का निकालना है तो ऑक्सीजन 16 का है उसको बेस मान लिया है, क्योंकि बहुत सारे आइसोटोप्स होते हैं तो उसका कैसे निकालोगे, तो कुछ तो बेस मानना पड़ेगा, वो मतलब है। तो स्पेक्ट्रोमेट्री एंड मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम इज ए होल नंबर में रहता कभी भी है, ठीक है। तो कार्बन 12 वाज एग्रीड टू बी टेकन एज द स्टैंडर्ड लिया गया इन 1961 बिकॉज द मास ऑफ द वन कार्बन 12 एटम इज होल नंबर, मतलब जो होल नंबर होगा उसी को ले लिया गया है और कुछ नहीं। द मासेस ऑफ ऑल अदर एटम्स आर टेकन रिलेटेड टू द मास ऑफ द कार्बन 12, जितने भी है तो कार्बन 12 के हिसाब से उसको ले लिया गया है। अब इसमें इंपॉर्टेंट होता है आपका एवरेज एटॉमिक मास। एटॉमिक मास तो समझिए क्या चीज़ होता है आपका, ठीक है। एटम का जो मास होगा वही एटॉमिक मास बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब एवरेज एटॉमिक मास आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इसके बेस पे आपको क्वेश्चन मिल सकता है ये वाला। तो ये क्या चीज़ें होती है, जैसे आइसोटोप्स है ना, तो आइसोटोप्स का सब मिला के एक एवरेज एटॉमिक मास निकाला जाता है कभी भी। तो ये क्या चीज़ें देख लो, मेनी नेचुरल अकरिंग एलिमेंट एग्जिस्ट एज मोर देन वन आइसोटोप। जितने भी नेचुरल अकरिंग एलिमेंट्स हैं जो नेचर से मिलता है, ठीक है, तो उसके आइसोटोप्स होते हैं। तो आइसोटोप्स क्या होता है अभी बता दिया है, सेम नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए और मॉलिकुलर इसका जो मास होता है वो डिफरेंट होता है, उसी को बोलते हैं आइसोटोप। तो जितने भी नेचुरल में सबके आइसोटोप आपको मिलेंगे। व्हेन वी टेक इनटू अकाउंट द एग्जिस्टेंस ऑफ दिस आइसोटोप्स एंड देयर रिलेटिव अबंडेंस परसेंटेज, मतलब ये क्या होता है ना, परसेंट ऑकरेंस, मतलब कितने परसेंटेज में एटमॉस्फेयर में नेचुरल में मिलता है, उसी को बोलते हैं अबंडेंस। इसके प्रचुर, या हिंदी में बोलोगे तो प्रचुर मात्रा में, मतलब अत्यधिक मात्रा में, ठीक है। सबसे ज़्यादा कौन मिल रहा है, इसका कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में मिलता है, मोर क्वांटिटी इन एनवायरनमेंट, ठीक है, वही हो गई आपका अबंडेंस। तो आपको इस टाइप का डेटा दिया रहेगा यदि आपको उसको पूछना होगा तो, ठीक है। किस टाइप से रहेगा, नीचे मैं एग्जाम्पल भी दिया हूँ, समझ में आ जाएगा आपको कैसे करना है आपको। तो एक तो आइसोटोप दिया होगा, इसका रिलेटिव अबंडेंस दिया होगा परसेंटेज में, और एटॉमिक मास दिया होगा या मोलर मास, जैसे भी जो भी लिखा हो, ठीक है। एटॉमिक मास यूनिट इसका यूनिट है। तो कार्बन 12 का अबंडेंस कितना होगा, ये इतना दिया 98.892 दिया हुआ है। इसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और कार्बन 13 का 1.108, और उसके बाद इसका एटॉमिक वेट दिया है। और कार्बन 14 का अबंडेंस 2 × 10⁻⁻10, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर 14 है। ये डेटा आपको प्रोवाइड करेगा, ठीक है, क्वेश्चन में आता है ये। अब इस डेटा का यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, एवरेज एटॉमिक मास निकाल सकते हो। फ्रॉम दिस इक्वेशन डेटा द एवरेज एटॉमिक मास कार्बन विल बी आउट टू बी, मतलब कैलकुलेटेड आप कर सकते हो कैसे, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट किया हुआ है पहले, इसको कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। तो 0.9882 इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, 0.9 करके भी आप कर सकते हो इसको, ठीक है। 8 से 5 से ज़्यादा होगा तो आप आगे वाला जो भी डिजिट होगा उसको ले सकते हो,
ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देना 10 यूनिट 12 यूनिट से। 12 कितने हैं आपके पास, कार्बन कितना है उसमें दिया ना ऊपर में 12, कार्बन 12 के लिए देख रहे हो, तो कार्बन 12 को आप मल्टीप्लाई किससे कर देना, इसके एबंडेंस वैल्यू से, जितना भी नेचुरल मिलता है कभी भी, ठीक है। फिर उसको प्लस करना, प्लस करने के बाद जितना भी दिया होगा ना इसको, वैसा आप उसको क्या करना, मल्टीप्लाई करना। जैसे ये दिया है तो इसको 14 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो टोटल इसको कैलकुलेट करने के बाद ये इतना आएगा आपके पास 12.0114, ये आता है आपके पास। तो इस टाइप से आपको प्रॉब्लम पूछा जा सकता है एवरेज एटॉमिक वेट के पास पे। तो मैंने कार्बन का बताया, ठीक है। ये क्लोरीन का देखो क्वेश्चन आया है, हो सकता है इसकी जगह नाइट्रोजन का दे दे, ऑक्सीजन का दे दे, कुछ भी दे सकता है, आपको डेटा मिला रहेगा, करना आना चाहिए बस। तो किस टाइप से आ सकता है, कैलकुलेट द एटॉमिक या एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन यूजिंग दिस फॉलोइंग डेटा। तो क्लोरीन के लिए दिया हुआ है, देखो सेम चीज़, तो इसको क्या करोगे, इससे मल्टीप्लाई कर देना आप, ठीक है। इसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, देखो यहीं पे अलग अलग टाइप से दिया हुआ है, तो आप इसको देख सकते हो, यहाँ पे देखो बना भी दिया हूँ ये वाला चीज़। एटॉमिक मास ऑफ द फर्स्ट आइसोटोप 34.96 हो गया। ये Na का मतलब होता है नेचुरल अबंडेंस, तो नेचुरल अबंडेंस ऑफ द आइसोटोप इज दिस मच दिया, इतना परसेंट दिया, या आप इसको चेंज कर दिए इसमें, ओके, परसेंटेज नहीं लिखना है आपको। तो ये चीज़ हो गया। तो एटॉमिक मास ऑफ सेकंड आइसोटोप इतना दिया होगा, और नेचुरल अबंडेंस ऑफ सेकंड आइसोटोप इतना हो जाएगा, आपको या परसेंटेज में लिखो या इस टाइप से लिखो, ओके। तो नाउ एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज़, तो जितना भी वैल्यू दिया होगा नेचुरल अबंडेंस को मल्टीप्लाई कर दो इसके वैल्यू से, ठीक है। अब हाँ परसेंट में दिया ना, तो परसेंट को हटाया यहाँ पे, तो इसलिए इस टाइप का आया है, इसका है। फिर प्लस करोगे जो भी नेचुरल अबंडेंस होगा नेक्स्ट आइसोटोप का, फिर इसको पूरा कैलकुलेट करने के बाद अब जब इसको कैलकुलेशन करोगे तो आपको मिलेगा 35.452। तो ये होता है नेचुरल अबंडेंस निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। एकदम इजी है, समझ जाओगे तो आराम से कर लोगे। तो अगला देखते हैं मॉलिक्यूलर मास, ओके, इम्पॉर्टेंट है ये भी। मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो एटॉमिक एवरेज एटॉमिक मास और आपका मॉलिक्यूलर मास, ये ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये निकालना आना चाहिए आपको, जितने आगे वाले क्लास में भी काम आएगा, लाइक 12th में आपको भी काम आएगा ये, ठीक है। क्योंकि कुछ कुछ न्यूमेरिकल में एग्ज़ाम में नहीं दिया रहता है, कहीं कहीं भी दिया रहता है, दिया होगा तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं दिया होगा तो आपको निकालना पड़ेगा ना, नहीं निकाल पाओगे तो उसी के नाम से आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा, तो वो भी आना चाहिए आपको निकालने के लिए, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास इज़ द सम ऑफ द एटॉमिक मास, जितना भी एटॉमिक मास होगा ना उसको क्या करते हैं आप लोग, ऐड करते जाते हो, प्लस करते जाते हो, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास इज़ द सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपके पास मीथेन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका यदि मान लो मॉलिक्यूलर मास आपको निकालना होगा, तो कैसे करोगे, जितने भी एटम्स है इसके मॉलिक्यूलर मास एटॉमिक मास को प्लस करना है, या ऐड करते जाना है बस। जैसे यहाँ पे एक कार्बन दिया हुआ है, तो एक कार्बन के लिए कितना होता है एटॉमिक मास, 12 होता है, ठीक है। और इस कितना है, एक है, तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, ओके, कितना है, 4 है, तो 4 से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिल जाएगा, 16 मिल जाएगा। यही होता है ना 16, आप एग्जैक्टली इसको लिया हुआ है इसलिए यहाँ पे पॉइंट में आ रहा है, आप ऐसा नॉर्मली ले सकते हो, नो डाउट, ओके। क्योंकि देखो एक्साइट लिखा है एटॉमिक मास हाइड्रोजन का, इसलिए अलग वेरिएशन आ रहा है इसमें। तो इस टाइप का आपको निकालना आना चाहिए। जैसे कि इसका निकालो, चलो C6H12O6 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, कार्बन 12 है तो 12 हो जाएगा, इंटू 6 करोगे आप लोग, यही होगा ना। फिर प्लस क्या करोगे, हाइड्रोजन एक है आपके पास, देखो कार्बन ये कितना होगा, इसका 12 होगा मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास, और ये कितना नंबर ऑफ़ यूनिट में है, 6 नंबर ऑफ़ यूनिट है, तो टोटल करोगे तो 72 आ जाएगा, ये 12 छक्के 72 हो गया आपका, ठीक है। और हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन के लिए क्या आएगा, इसका एटॉमिक मास 1 होता है, आप एक करके ही करना उसको, ओके। और उसके बाद कितने अमाउंट में है ये, या नंबर में है, 12 नंबर में, तो इसको 12 से मल्टीप्लाई 12 कर देना इसको सीधा। उसके बाद ऑक्सीजन को देखो, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, कितने नंबर में है ये, 6 नंबर में है, तो 16 छक्के 96 हो गया ये। तो अब सबको टोटल करोगे तो 180 आएगा ये। इसका मतलब जो ग्लूकोज है उसका एटॉमिक मास कितना होता है, या मोलार मास भी बोल देते हैं इसको, 180 ग्राम पर मोल होता है एक्चुअली में, ठीक है। तो 180 ही लिखना फिलहाल, तो अभी कैलकुलेट कर रहे हो इसलिए। तो ये होता है मॉलिक्यूलर मास। तो आपको इस टाइप के डिफरेंट जैसे C22 ये आ जाएगा ना, C22H11 C11 H22O11, ये इस टाइप का, ये सुक्रोज का दे दिया मान लो, तो इसको निकालने बोल देगा। तो ऐसे डिफरेंट टाइप का आपको मिल सकता है आप लोगों को, ठीक है। तो एटॉमिक मास पता होना चाहिए आप लोगों को। तो ये चीज़ हो गया, ओके। अब देखते हैं फार्मूला मास। फार्मूला मास के बारे में पढ़ लेते हैं। फार्मूला मास क्या होता है, किसी भी आयंस जहाँ पे होता है ना वहाँ पे ये फॉलो होता है। तो सब सब्सटेंस सच एज NaCl डू नॉट कंटेन डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स
as their constituent unit. In such compound positive and negative entities are arranged. जैसे कि इसमें क्या कर सकते हो अपने लिए, तो ये आयनेज होता है ना ज़्यादा, NH प्लस NCl माइनस में होता है, सबको पता है ये चीज़ें, ठीक है। तो आर अरेंज्ड इन 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर भी क्या होता है 3 डायमेंशन, थोड़ा कॉम्प्लिकेट होता है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। 12th में भी था पहले ये वाला सिलेबस, सॉलिड स्टेट में ना इसके बारे में पूरा, इसका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर था ना जो दिया हुआ है 3D डायमेंशनल में क्रिस्टल स्ट्रक्चर, इसको भी पढ़ा करते थे, बट अभी उसको अवॉइड मतलब हटा दिए, CG में पढ़ते हैं लेकिन, ठीक है। छत्तीसगढ़ बोर्ड में जो है ना CGBSE जो बोलते हो आप लोग, ठीक है, तो छत्तीसगढ़ रिलेटेड सिलेबस में दिया हुआ इंक्लूड है, तो आप वहाँ पे इसको पढ़ोगे जो भी CG बोर्ड वाले होंगे। लेकिन CBSE में इस 11th में इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, 12th में दिया है ये, ठीक है। 12th से हटा दिया गया इसको, सॉरी हाँ 12th से हटा दिया गया CBSE में, तो ठीक है ओके। जो भी आपके सिलेबस में आप उसको फॉलो करना, लेकिन कंपटीशन एग्ज़ाम में सब कुछ आएगा आपको आपके पास, ठीक है। तो बेटर है कि आप पूरा वीडियो आराम से देखिए, कुछ सीखने ही मिलेगा। तो फॉर एग्जांपल फार्मूला मास ऑफ NaCl, तो एटॉमिक मास पहले पता होना चाहिए किसका, Na का एटॉमिक मास कितना होता है 23, ओके, और क्लोरीन का कितना होता है 35, तो टोटल कितना हो जाएगा आपका 58.5 यूनिट हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप ज़रूर इसको अच्छे से करके जाना एग्ज़ाम में, ओके। या फिर आपको नोट्स पूछ सकता है कि व्हाट इज़ एवरेज मॉलिकुलर मास का, तो बता ही दिया किस टाइप से आएगा, मॉलिकुलर मास हो गया और आपका फॉर्मल वाला हो गया, फार्मूला मास जो भी हो गया, ओके, ये हो गया। अब इसके बाद देखते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ओके। अभी तक जितना पढ़ाया हूँ उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है मोल कॉन्सेप्ट, इसके बेस में 100% आपको मिलेगा आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन मोल कॉन्सेप्ट के बेस पे, तो इसको भी क्लियर करते हैं अभी, ओके। चलो, तो सबसे पहले देखोगे आप लोग मोलैरिटी, ठीक है, मोलैरिटी। ये जितने भी आप टूल यहाँ पे पढ़ने वाले हो, जो भी आप चीज़ें, ये सब क्या होता है ना, कॉन्सेंट्रेशन डिटरमाइन करने का मेथड है, कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन, इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ तो आप इसको समझने में आसानी होगा आपको। कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, सॉल्यूशन बना होता है 2 टाइप से, ठीक है। एक होता है सॉल्यूट और एक होता है उसमें सॉल्वेंट। ध्यान से देखना एक बार, ठीक है। सॉल्यूशन किससे बना रहता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से, विलय और विलायक से, ओके। यदि इस सॉल्यूशन में जैसे आपके पास ये वाटर है, ओके, ये वाटर है, जो भी होगा जो लार्ज अमाउंट में होता है उसको सॉल्वेंट बोलते हैं, जो मिनिमम अमाउंट में होगा उसको सॉल्यूट बोलते हैं, याद रखना, ठीक है। यदि इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट का क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, सॉल्यूट का क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होगा तो क्या होगा, सॉल्यूट का क्वांटिटी यहाँ पे ज़्यादा है तो इसका ये क्या होगा, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होगा ये वाला वैल्यू। तो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बोलने का मतलब क्या है, सॉल्यूट होगा। यदि सॉल्यूट की मात्रा यदि बहुत ज़्यादा होगी, सॉल्यूट की मात्रा यदि बहुत ज़्यादा होगा तो क्या होगा, उसको क्या बोलोगे आप लोग, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बोलना, ठीक है। सॉल्यूट का क्वांटिटी ज़्यादा होना चाहिए, सॉल्यूट का मात्रा यदि बहुत ज़्यादा है उस सॉल्यूशन में, बहुत ज़्यादा, कितना ज़्यादा है ये तो डिपेंड करता है कि कितना कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है। तो उसको बोलोगे आप लोग कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। यदि सॉल्वेंट की का अमाउंट बहुत ज़्यादा है तो उसको बोलोगे डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूटेड या डाइल्यूट सॉल्यूशन बोल देना आप लोग। जैसे लेबोरेटरी में लिखा रहता है ना कॉन्सेंट्रेट H2SO4, ठीक है, या फिर डाइल्यूट, जिसको आप लोग दिल पढ़ते हैं कई लोग, ठीक है, तो इसका मतलब होता है डाइल्यूट, ये होता है कॉन्सेंट्रेट, डाइल्यूट H2SO4 ये वाला। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो H2SO4 का जो क्वांटिटी होगा वो बहुत ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू वाटर, नहीं वाटर तो होगा ही होगा, ठीक है, वाटर तो मिलेगा ना उसमें, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा, ये मतलब है इसका, ठीक है। और डाइल्यूट का मतलब है कि यहाँ पे वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा, इसका कम होगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है इसमें, कॉन्सेंट्रेटेड कोई भी हो सकता है, एसिड कोई भी, ठीक है, और डाइल्यूटेड में। तो अब समझ गए होगे आप लोग कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। तो जो कॉन्सेंट्रेशन होता है ना उसी को डिटरमाइन करने का मेथड है अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट में। तो मोलरिटी पहला वर्ड आता है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, कभी भी वाइवा होगा आप लोगों का प्रैक्टिकल में तो इसको अच्छे से याद करके जाना इसका फार्मूला, और मतलब कभी कभी लिखने बोल देता है, कभी कभी आपको पूछेगा व्हाट इज़ मोलरिटी, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो 1 लीटर में आपका जितना भी मोल्स होगा सॉल्यूट का जितना भी मोल्स होगा उसको क्या बोलोगे, मोलारिटी बोलोगे। तो मोलारिटी को किससे रिप्रेजेंट करोगे आप लोग, M से, कैपिटल M से। तो देखो यहाँ फार्मूला लिखा है इसका, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो मतलब सॉल्यूट का
पे क्या देखना है आपको, सोल्यूट का कितना नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट है उस सॉल्यूशन में, ठीक है। तो वही चीज़ बोल रहे हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। लीटर में ही होना चाहिए, याद रखना, मोलारिटी लीटर की बात करता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यदि आपको न्यूमेरिकल में 500 ml दिया है, ठीक है, तो आपको इसको लीटर में चेंज करना पड़ेगा पहले, उसके बाद ही आप परफॉर्म करना कोई भी चीज़ कैलकुलेशन। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ओके डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अच्छे से पढ़ना और अच्छे से समझना है इसको। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, या 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट होता है ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो और दूसरे फॉर्म में कैसे लिख सकते हो आप इसको, मोलारिटी मोल पर लीटर, मोल बाय लीटर, और मॉलिक्यूलर वेट भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। ये एक्चुअल में मोल का फॉर्मूला, मोल का मतलब एक टाइप का कॉन्सेंट्रेशन ही होता है आपका, ठीक है। तो जैसे ये दिया है ना मोल का, तो मोल का भी फॉर्मूला यहाँ पे याद रखना आप लोग, पहले मोल निकालना पड़ेगा आप लोगों को कोई भी चीज़ का जो दिया रहेगा। तो मोल क्या होता है, वेट डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, ये होता है मोल का फार्मूला। तो ये इस फार्मूले के थ्रू आपको पहले ये निकालना पड़ेगा, उसके बाद इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, ठीक है। और बाकी फिर देखना क्या क्या दिया होगा, न्यूमेरिकल करवाऊंगा मैं आगे, ठीक है, इससे रिलेटेड पूरा चीज़। और एक और टाइप का हो गया वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। देख लेना, अलग अलग फार्मूला दिया होगा, जहाँ पे भी जैसे हिसाब से भी वो फॉलो होगा। देखो नीचे इसका एग्जाम्पल भी दिया हूँ, ठीक है। तो आप इसको पढ़ो किस टाइप से आएगा ये। तो इन 500 ml ऑफ अ 5 मोलर सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड टू 500 ml, व्हाट विल बी द मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ 10। अब देखो दो चीज़ याद रखना आप लोग, ये ज़्यादातर यूज़ होगा आपके प्रैक्टिकल में, इस टाइप का फॉर्मूले का यूज़ होता है, ठीक है। यदि नॉर्मल दिया होगा आप लोगों को तो आप बना लेना कौन से फार्मूला यूज़ करके, जो मैं भी जस्ट आपको पहले बताया, ठीक है। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इसका बनाओगे। यदि आपको 2 सॉल्वेंट दिया होगा, ठीक है, जैसे यहाँ दिया है ना, कॉन्सेंट्रेशन दे दिया इसका, ठीक है, मोलारिटी दिया होगा M1, इसका कितना दिया है 5 मोलर दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पे सॉल्यूशन दो चीज़ दिया है, V1 दिया हुआ है कितना 500 ml, ठीक है, V2 कितने कितने में दिया, फाइनल कितने में बना जा रहा है इसको 1500 ml में दिया गया, ठीक है। तो इस टाइप का यदि दो वॉल्यूम आपको कहीं भी दिखा ना, तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ करना है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, M1 इंटू M1 V1 इज इक्वल टू M2 मल्टीप्लाई V2। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके बनाना, जहाँ भी दो वॉल्यूम दिया होगा आप लोगों को, या दो नॉर्मलिटी दिया होगा, और वॉल्यूम भी पूछा जा सकता है इसको, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को अच्छे से समझना है इसको, क्योंकि ये प्रैक्टिकल में यूज़ होता है कभी भी। तो V1 इज इक्वल टू 500 ml दिया है, M1 इज इक्वल टू 5 मोल दिया हुआ है, मोलारिटी जिसको बोलते हो, V2 1500 दिया। अब इस फॉर्मूले में पुट करके इसको निकालो कितना आता है, ठीक है। तो ये चीज़ दिया हुआ, इस टाइप का ज़्यादातर पूछता है आप लोगों को एग्जाम में। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। और उसके बाद M2 कितना आ जाएगा आपके पास 1.66 मोलर आ जाएगा। कैलकुलेट करो इसको, आपको समझ में आ जाएगा क्या चीज़ होती है, ठीक है। अपने से कैलकुलेट करके देखना पॉज करके, इतना मिलेगा आपको 1.66 मोलर। तो कितना हो जाएगा आपका पर्टिकुलर M2 मोलारिटी कितना होगा, जब उसको 1500 में आप डाइल्यूट करोगे तो उसका मोल की चेंज हो जाएगा कितना, 5 मोल से कम हो जाएगा, उसका 1.66 मोल हो जाएगा, ये बोलना चाहता है, ठीक है। ये होता है मोलारिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अब इसको पढ़ के ही जाना एग्जाम में। अब उसके बाद देखो मास परसेंटेज, मास परसेंटेज इसको W/W से भी रिप्रेजेंट करते हैं, W/W, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि वेट ज़्यादातर सॉलिड चीज़ों का यूज़ किया जाता है इसमें, जो भी चीज़ें होगा। तो मास परसेंटेज या W/W परसेंटेज बोल सकते हो आप लोग। तो ये फार्मूला क्या होगा इसका, मास ऑफ सॉल्यूट, जो भी सॉल्यूट दिया होगा उसका मास, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, जो भी मास उसका सॉल्यूशन दिया होगा ना कुछ भी, इनटू 100, क्योंकि मास परसेंटेज दिया हुआ है तो परसेंटेज के लिए 100 लगाते हैं यहाँ पे। अब इसको एग्जांपल से समझो, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, सब्सटेंस A2 18 ग्राम ऑफ वाटर। 18 ग्राम ऑफ वाटर में देखो 2 ग्राम जो है ना आपका जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट ही हुआ ना इसको, जब 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस मिला हुआ इसमें, 18 ग्राम ऑफ वाटर में डिसॉल्व किया गया। तो कैलकुलेट क्या करना है आपको, मास परसेंटेज कैलकुलेट करना है। तो फार्मूला लगाओ, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन दिया है इसमें, एक चीज़, ठीक है, याद रखना। मास देखो नीचे क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन दिया हुआ है। अब एक चीज़ याद रखना, सॉल्यूशन में दो चीज़ें होती है, मैं बार बार इसी चीज़ को बोल रहा हूँ, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है। नीचे क्या दिया है, मास ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है, सॉरी सॉल्यूट दिया, सॉल्यूशन दिया हुआ है इसमें, सॉल्यूशन। जब मास ऑफ सॉल्यूशन लिखोगे तो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों को प्लस करके लिखना, जैसे इसमें दिखाया है, मास परसेंटेज ऑफ ए, मास ऑफ ए
डिवाइडेड बाई मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 100। तो अब पुट करो, समझ में आ जाएगा। 2 ग्राम कितना दिया हुआ है ऊपर लिख दो, फिर क्या दिया है, मास ऑफ सोल्यूशन दिया हुआ है, तो सोल्यूशन में तो सॉल्यूट भी तो आएगा, तो यहाँ पे 2 ग्राम ए आ जाएगा और 18 ग्राम भी हो जाएगा, मतलब 20 हो जाएगा नीचे, ठीक है ना। अब 2/20 मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो आपको मिलेगा 10%, ठीक है। 10% का मतलब क्या समझ रहे हो आप लोग, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो 10 ग्राम जो भी सब्सटेंस दिया हुआ है वो 90 ग्राम ऑफ वाटर में डिसॉल्व है, वो 90 ग्राम ऑफ वाटर में डिसॉल्व है, ये होता है इसका मतलब, ठीक है। ये मत समझ जाना आप लोग कि 18 ग्राम ऑफ वाटर दिया है, ठीक है। ये टोटल वॉल्यूम की बात करता है इसमें, तो 10% सोल्यूशन में आएगा, ये इसका आंसर है, ठीक है। उसके बाद आओ मोल फ्रैक्शन में, वैसे वॉल्यूम परसेंटेज भी होता है। अब आओ मोल परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन में, तो मोल फ्रैक्शन से किसको रिप्रेजेंट करते हैं, काई से, याद रखना, ठीक है। छी मत पढ़ लेना, ओके, इसको बोलते हैं काई। तो इट इज़ द नंबर ऑफ रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स of a particular component to the total number of moles of to the solution. तो if the substance A dissolved in substance B, यदि एक को आप B में मिला रहे हो, ठीक है, their number of moles are Na, तो A का क्या होगा, नंबर ऑफ मोल A होगा, और B के लिए कितना होगा, NB होगा, यही बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। देन द मोल फ्रैक्शन ऑफ AB आर गिवन एस, तो क्या होगा उसका मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन की बात कर रहा है यहाँ पे, देख लो फिर से, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे Na का भी सॉल्यूशन आपको लिखना और Nb का भी वॉल्यूम आएगा नीचे में, नीचे देखो मैं फार्मूला लिखा हूँ, समझ में आ जाएगा आपको, और इस चीज़ को स्पेसिफाई भी किया हूँ यहाँ पे कि सॉल्यूशन की बात करेगा नीचे, तो आपको सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों की बात कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A, तो उसको क्या कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, Na। एन क्या होता है, यहाँ पे मोल होता है, मोल को ही रिप्रेजेंट करते हैं एन से, जरूरी नहीं है, डिपेंड करता है, कभी नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे रिफर कर रहे हैं इसमें, ठीक है। तो नीचे क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट की बात कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, मतलब सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं। अब यदि बी का निकालोगे तो उल्टा हो जाएगा, ठीक है। बी यदि करोगे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, तो एन बी ऊपर चला जाएगा, अब क्योंकि आपको क्या कर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी बोल रहे हो आप, उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। ध्यान से समझना क्या बोल, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बेस पे भी आपको पूछ सकता है, नंबर नोट्स लिखने बोल सकता है, मोल फ्रैक्शन पे, मोलालिटी पे, मोलालिटी पे, इस टाइप का। और अगला देखो, आप लोग मोलारिटी की बात कर रहे हो, ठीक है। मोलारिटी हो चुका है, ये मोलालिटी है, डबल डबल नहीं लिखा हूँ, ये होता है मोलालिटी, इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखना, ठीक है। तो इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स, सेम चीज़ होता है और कुछ नहीं होता, तो इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। पहले सॉल्यूशन की बात कर रहे थे और लीटर में ले रहे थे, ठीक है। यहाँ पे क्या चीज़ है, क्या डिफरेंस है, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट की बात करता है ये खाली, इट इज़ डिनोटेड बाई स्मॉल m, ठीक है। तो मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ द सॉल्वेंट इन kg में दिया होगा, तब क्या बोलोगे उसको, मोलालिटी। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ये सेम है मोलालिटी में, ठीक है। और नीचे क्या था, वॉल्यूम लीटर, इन लीटर में दिया था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, सॉल्यूशन का जो भी वॉल्यूम होगा उसको लीटर में लिखना है आप लोगों को। मोलालिटी में क्या होता है, बस इसका सॉल्वेंट की बात करता है ये, और जो सॉल्वेंट होगा इन kg में होना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ होता है। तो अब देखो इसको डेंसिटी यदि से रिलेट करके दिया हुआ है इस क्वेश्चन को, ठीक है। द डेंसिटी ऑफ 3 मोलार सोल्यूशन ऑफ NaCl इज़ 1.25 ग्राम पर मोल पर लीटर पर मिलीलीटर। द कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ द सोल्यूशन, अब इसको मोलारिटी आपको निकालना है, ठीक है। इसी टाइप का पूछता है आप लोगों को ज़्यादातर, डायरेक्ट क्वेश्चन थोड़ा पूछेगा। तो मोल कितना होगा ये तो समझ में आ गया, ठीक है, 3 मोल होगा इसका। तो मास ऑफ NaCl, मोलालिटी बोला है तो फॉर्मूला लिख लेना सबसे पहले, और क्या क्या दिया है उसको देख लेना। तो मास ऑफ NaCl इन 1 लीटर सॉल्यूशन, तो 1 लीटर में कितना होगा पहले निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 इंटू, देखो मास ऑफ NaCl इन 1 लीटर में पहले निकाल दिया है इसका, ठीक है। तो NaCl का जो मॉलिकुलर मास होता है ना, उसको इस कॉन्सेंट्रेशन से मल्टीप्लाई किया है, तो 175.5 ग्राम, मतलब टोटल वॉल्यूम इतना 1 लीटर में घुला हुआ है, ये मतलब होता है उसका, 1 लीटर में कितना घुला हुआ है, इतना घुला हुआ है। तो मास ऑफ 1 लीटर सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, 1 लीटर में निकालोगे अब इसको,
ठीक है, ये तो NaCl हो गया क्योंकि NaCl यहाँ पे घुला हुआ है इसलिए निकाल लिया हम लोगों ने। ठीक है, मास के कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से। उसके बाद 1 लीटर सोल्यूशन कितना हो जाएगा, 1000 इंटू 1.25, तो कितना हो जाएगा आपका 1250 ग्राम हो जाएगा मास, क्योंकि आपको केजी में निकालना है। ठीक है, लीटर में थोड़ा चलेगा, आपको तो केजी में निकालना है। ओके, अब देखो टोटल कितना आएगा इसमें। तो उसके बाद क्या बोला, मास ऑफ द वाटर इन सॉल्यूशन, टोटल मास कितना हो जाएगा वाटर का इसमें। तो आप क्या करोगे, 1200 को आप जितना भी एक्चुअल होगा ना उसमें सॉल्यूट वाला उसको घटाओगे तो आपको सॉल्वेंट का मास निकल जाएगा। ये सॉल्वेंट है ना आपका, तो सॉल्वेंट का मास सबको चाहिए, हमको थोड़ा सॉल्यूशन का चाहिए। देखो समझ में आ रहा है डिफरेंस। आप मोलैरिटी नहीं निकाल रहे हो, आप मोलैलिटी निकाल रहे हो, तो आपको सॉल्वेंट ही चाहिए खाली यहाँ पे। ठीक है, तो 1074.5 ग्राम ये आपका सॉल्वेंट का मास निकला सिर्फ, मतलब आप सॉल्यूशन से सॉल्वेंट को कैलकुलेट किए यहाँ पे। तो सीधा फार्मूला लगाओ, मोल्स ऑफ, ये मोल हो गया 3 मोल, और इसको सीधा चलो ठीक है। ठीक है, ये वाला दिया आपका केजी में दिया है, तो केजी ये ग्राम में दिया देखो, तो ग्राम से आपको केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके आपको ये आंसर आएगा 2.79 मोल। समझ गए क्या बोल रहा था अभी तक, तो इतना कॉन्सेंट्रेशन, इसको तो थोड़ा ध्यान से करना। देखो ये डेंसिटी से ना इसको निकाला है, कैलकुलेट किया हुआ है इसको। आपके पास लीटर है और आपको मास में चाहिए, तो क्या इसका डेंसिटी को क्या करोगे आप, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे जितना 1 लीटर में, तो आपके आपके पास 1250 क्या हो जाएगा सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं देखो यहाँ पे। ठीक है, तो सॉल्यूशन का आपको क्या निकल जाएगा, मास निकल जाएगा। हमको सॉल्यूशन नहीं चाहिए, हम मोलारिटी थोड़ा निकाल रहे हैं, मोलारिटी निकाल रहे हैं। तो सॉल्यूशन से आप क्या करोगे, सॉल्यूशन से आप जो पर्टिकुलर है इसका जो NaCl का है ना जो सॉल्यूट होता है उसको हटा देना, जितना भी मास होगा, तो आपको सॉल्वेंट का निकल जाएगा। उसके बाद तो ईजी है पूरा। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। ठीक है, फिर आगे देखेंगे इसका नेक्स्ट। तो अभी जो जो आप लोगों ने देखा है उसको बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक, मोलैरिटी मोलैलिटी, इसके बेस पे न्यूमेरिकल करके जाना आप लोग। मोल फ्रैक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोलैरिटी मोलैलिटी मोल फ्रैक्शन ये 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आप लोग के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, 12th में जाओगे तो 12th में फिर से यही चीज़ों को आप लोग पढ़ोगे, तो अभी से इसको अच्छे से याद रखोगे तो आपको 12th में ईजी पड़ेगा। ठीक है, जब मैं बताया सॉल्यूशन का चैप्टर है आप लोगों का, तो सॉल्यूशन के चैप्टर में फिर से आप इसको पढ़ने वाले हो, और एक्स्ट्रा भी पढ़ोगे, लाइक PPM हो गया आपका। ठीक है, वॉल्यूम परसेंटेज हो गया, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज हो गया, और कुछ कुछ ऐड आएगा जो आपको जितना इसमें दिया उतना बता दिया। ठीक है, बाकी उससे मैं बताऊंगा जब 12th क्लास में आप इसको देखोगे। ऑलरेडी डल चुका है उसका वीडियो, 12th में देख सकते हैं 12th वाले बच्चे लोग। तो ये है प्रॉब्लम डेफिनेशन, इसका कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, मोलारिटी फार्मूला मास मेरे हिसाब से तो लेस इंपॉर्टेंट है, बट कभी कभी पूछ देता है तो पढ़ के जाना। ठीक है, मॉलिकुलर मास सबको निकालना आना चाहिए। एटॉमिक मास में बता दिया कैसे निकालोगे, एवरेज एटॉमिक मास ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी एटॉमिक मास लेस इंपॉर्टेंट है, बट पढ़ना पता होना चाहिए। ठीक है, आइसोटोप क्या होता है वो भी बता दिया, और बाकी डाल्टन का ये जो थ्योरी है वो बता दिया। ठीक है, यदि मेरे क्लास में आप नए हो तो आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो भी कुछ सीख सके। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्कूलों में नोट्स आपको नहीं मिलेगा, तो इससे आप अपना नोट्स भी बना सकते हो और आराम से पढ़ भी सकते हो। ठीक है, तो जो नेसेसरी आप लोग जाते हो ना इधर उधर फालतू में पैसा वेस्ट करना ये करना, तो उससे आप अवॉइड कर सकते हो। ठीक है, तो ये वीडियो आप ही लोग के लिए बनाए मैंने, तो जितने भी 11th वाले है स्टूडेंट आप उनको अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए। ठीक है, यदि इनमें से कुछ सजेशन देना चाहते हो तो आप सजेशन भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स।